तो चलिए अब हम तीसरे प्रश्न के सभी खंड को हल करेंगे। इसमें 4 खंड होते हैं, क, ख, ग और घ, और प्रत्येक खंड 2-2 अंक के। तो 4 क्वेश्चन इसमें और 2-2 अंक के। तो 4 दूना के 8 अंक हमें इससे मिल जाता है तीसरे प्रश्न से। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न रहा है खंड क कि बिंदुओं 2, -5, 1 तथा 1, 4, -6 को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो उस रेखा को 2.3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इस रेखा को 2:3 में अंतः विभाजित करता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न रहा है यहाँ पर प्रश्न 3 का क। इसी प्रकार आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। अब चलिए यहाँ पर भी वही प्रश्न है, लिख लिए कि बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो उस रेखा के अनुपात को अंतः विभाजित करता है 2:3 में। यहाँ पर दिखाई देगा 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले जो जो बिंदु दिया गया है उसे हम मान लेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि हमारा ये बिंदु P है और ये हमारा बिंदु Q है। तो बिंदु P बराबर हम मान लेंगे P 2, -5, 1 है तथा बिंदु Q हमारा 1, -1, 4, -6 है। तो बिंदु P हो गया और बिंदु Q हो गया। अब इसको मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि उस रेखा को 2:3 में अंतः विभाजित करता हो। मान लीजिए कि हमारा ये बिंदु एक इधर है और एक इधर है। P बिंदु इधर है जिसका निर्देशांक है 2, -5, 1 और Q बिंदु इधर है जिसका मान निर्देशांक है 1, 4, -6। तो इसको मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु को ज्ञात करना है जो कि इसे 2 है ये और मान लीजिए ये, तो 2:3 में विभाजित करता है। तो उस बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। इसके लिए हमारा फार्मूला होता है अंतः विभाजित करें तो ये देखिए यहाँ पर ये जो बिंदु होता है तो ये हमारा x1, y1, z1 होता है और ये x2, y2, z2 होता है। तो चलिए इसे पहले लिख लेते हैं क्योंकि हमें सरल हो जाएगा इसे लगाने में। तो x1 का मान यहाँ पर 2 है, y1 का मान हमारा -5 है और z1 का मान हमारा 1 है। इसी प्रकार यहाँ पर q का निकालेंगे तो इसे x2 मानेंगे, x2 का मान 1, y2 का मान हमारा 4 और z2 का मान हमारा -6 होगा। अब देखिए अंतः विभाजन के लिए सूत्र होता है अंतः विभाजन के लिए एक सूत्र होता है r बराबर हमारा हो जाएगा कोष्ठ में r बराबर हमारा हो जाएगा कोष्टक में होता है m(x2)। यहाँ पर ये देखिए हमारा विभाजित कर रहा है 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो एक हमारा यम है और ये यन है। तो यम अनुपात यन में अंतः विभाजित करे विभाजित करे तो ये हमारा अनुपात यन होता है। ये यम अनुपात यन, तो यम का मान यहाँ हमारा 2 हो जाएगा और यन का मान हमारा 3 हो जाएगा। तो अब चलिए फार्मूला धरते हैं। तो m(x2) माइनस यन x1 बटा के यम प्लस यन होता है। अब ये हमारा निर्देशांक निकलेगा तो ये हमारा x के लिए निकलेगा और y के लिए लिखेंगे तो y2 y2 माइनस यन y1 बटा के यम प्लस यन। यहाँ पर प्लस रहेगा दोनों में, यहाँ पर प्लस रहता है सूत्र में, फार्मूले में माइनस उसमें रहता है वाता वाला में, और कामा z के लिए रखेंगे तो यम z2 माइनस यन z1 अब प्लस रहेगा प्लस अब बटा में यम प्लस यन। तो यही फार्मूला होता है अंतः विभाजन करें तो उसके निर्देशांक के लिए यही फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर कैसे निकलेगा। तो हम इतना का मान निकाल लेंगे और इतना का, और इस सूत्र में रख देंगे, हमारा निर्देशांक निकल जाएगा। तो मान लेंगे यहाँ पर कि r बराबर हमारा जो निर्देशांक है बिंदु का जो कि 2:3 में विभाजित कर रहा है उसका निर्देशांक x, y, z है। तो यहाँ पर x बराबर इसे ले लेंगे, y बराबर इसको ले लेंगे और z बराबर इसे लेकर मान निकाल कर यहाँ पर रख देंगे, वही हमारा निर्देशांक आ जाएगा। देखिए x बराबर इसे लेंगे m(x2) प्लस यन x1 अब बटा के यम प्लस यन, इतना ले लिया। तो इस पर हम मान रखेंगे इसका। तो यहाँ से यम का मान हमारा कितना है 2 है, यहाँ पर 2 है यम का मान, तो 2 x2 का मान यहाँ पर 1 है तो 2 × 1 प्लस यन का मान हमारा 3 है इंटू x1 का हमारा मान x1 का मान यहाँ पर 2 है तो 2 रखेंगे अब बटा के हमारा 2 + 3 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे आपस में
यहाँ पर हल करेंगे आपस में, तो हमारा हो जाएगा 2 में 1 का गुणा करेंगे 2, और प्लस यहाँ पर 6 हो जाएगा, 2 + 6 हमारा 8 हो जाएगा, तो 8/5 हो गया। अब चलिए इसी प्रकार यहाँ पर y बराबर लेंगे, तो इसको लेंगे my2 + y1/m + n हो जाएगा। तो इससे आगे इसे हल करेंगे, तो y बराबर m का मान 2 है, तो 2 इंटू y1 का मान यहाँ पर 4 है, 4 प्लस n का मान 3, और y1 का मान रखेंगे, तो y1 का मान हमारा -5 है, तो -5 रखेंगे यहाँ पर, इंटू -5/2 + 3। तो इसको हल करेंगे आपस में, तो कितना आ जाएगा देखिए, y बराबर हमारा ये हो जाएगा 8, 8 - 15, 8 में से 15 -15 करेंगे तो हमारा आ जाएगा -7 अब बटा के 5। अब चलिए जेड का निकाल लेते हैं, जेड बराबर लेकर, तो यहाँ से जेड बराबर हमारा हो जाएगा यम z2 प्लस n z1 अब बटा के m प्लस n हो जाएगा। तो z बराबर हमारा m का मान रखेंगे, तो 2 इंटू यहाँ पर z2 का मान -6 है, तो -6 अब प्लस 3 इंटू z1 का मान है यहाँ पर 1, तो 1 हो गया, अब बटा के 2 + 3। तो देखिए यहाँ पर -12 हो गया, -12 + 3 करेंगे तो हमारा -9 बटा के 5 आएगा। अब यही तीनों x y और z का मान इसमें रख देंगे, तो हमारा वही निर्देशांक हो जाएगा। तो r बराबर हमारा हो जाएगा, r बराबर यहाँ पर x, y, z, इसका मान रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर देखिए r बराबर x का मान रखेंगे तो 8/5, -7/5, z का मान रखेंगे तो -9/5। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए हमारा दूसरा प्रश्न रहा, तीसरे प्रश्न का दूसरा खंड रहा कि यदि वेक्टर a बराबर 3i कैप - j कैप + 5k कैप और वेक्टर b बराबर i कैप + 2j कैप - k कैप, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं वेक्टर a और वेक्टर b से प्रदर्शित किया गया है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में ही पूछे जाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न रहा यहाँ पर कि वेक्टर a बराबर इतना और वेक्टर b बराबर इतना, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं वेक्टर a और वेक्टर b से प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर कह दिया गया है कि त्रिभुज की 2 भुजाएं ही है, वेक्टर a और वेक्टर b से प्रदर्शित किया गया है। यदि 3 भुजा दे दिया होता तो उनका हमें स्थिति सदिश ज्ञात कर तब ही इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। पहले तो सबसे पहले जो जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। तो हमारा दिया गया है वेक्टर ए बराबर हमारा 3i कैप - j कैप + 5k कैप। इसी प्रकार वेक्टर बी बराबर हमारा हो जाएगा i कैप + 2j कैप - k कैप। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान हमारा इतना हो गया। अब चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हम फॉर्मूला जाते हैं कि जब हमारे 2 भुजाएं दिया गया हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे और इसका मॉड ऑफ निकाल लेंगे और इसमें 1/2 का भाग दे देंगे, हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए पहले इन दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी का हम क्रॉस निकालते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि इसमें इस प्रकार निकाला जाता है। तो ये हमारा आई कैप, जे कैप और ये हमारा के कैप हो गया। अब इसमें मान रखेंगे, तो यहाँ पर आई का हमारा 3 है, जे का -1 और के का गुणांक हमारा 5 है। इसी प्रकार बी का रखेंगे तो 1 होगा, 2 होगा और -1 होगा। अब चलिए इनका क्रॉस निकालते हैं। तो क्रॉस निकालेंगे यहाँ पर, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आई कैप को लेंगे, आई कैप, तो इसके सामने वाला इसको और इसको नहीं लेंगे तो माइनस में माइनस का गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, और इसमें 2 में 5 का गुणा होगा तो -10 हो जाएगा। इसी प्रकार अब माइनस प्लस के रूप में चलता है, तो माइनस जे कैप को लेंगे, तो इसके सामने वाले को नहीं लेंगे तो 3 में गुणा होगा -1 का तो -3 और 1 में गुणा 5 का तो -5। अब प्लस के कैप को लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा
3 में 2 का गुणा होगा 6, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 1। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा -9 आई कैप, अब माइनस हमारा प्लस हो जाए, देखिए इसको जोड़ेंगे -3 और -5 हमारा -8, और ये आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 8 जे कैप और यहाँ पर +7 के कैप हो जाएगा। तो ये हमारा क्रॉस निकल गया। चलिए इसका मापांक निकालते हैं, मॉड ऑफ। तो इसका मापांक निकालेंगे मॉड ऑफ ए का, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल देंगे। तो मापांक बराबर हमारा होता है कि √I1 के गुणांक का स्क्वायर प्लस J1 के गुणांक का स्क्वायर प्लस K1 के गुणांक का स्क्वायर। तो -9 का स्क्वायर हो जाएगा, +8 का स्क्वायर हो जाएगा, +7 का स्क्वायर होगा। अब इसका मान रखेंगे तो 9 का स्क्वायर हमारा 81 हो जाएगा, +64 होगा और +49 होगा। अब तीनों को आपस में जोड़ेंगे, तो इसे जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा √194 हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान 194 है, तो हमारा हो जाएगा 1/2 √194, इतना हमारा वर्ग इकाई होगा, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। तो इस प्रश्न का आंसर इतना ही हो जाएगा कि 1/2 √194। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 का हमारा खंड नंबर ग। तो यदि ए बराबर अवयव cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यू बराबर इतना होगा। तो देखिए यहाँ पर ए का मान दिया है और ए क्यू हमें लाना है। तो अब हमारा तीसरा का ग प्रश्न यही रहा कि हमें अवयव ए बराबर दिया गया है और ए क्यू बराबर हमें इतना प्रूव करना है। तो देखिए मैं इसे बताता हूँ कैसे सिद्ध होगा। ए क्यू बराबर इतना, तो देखिए ए दिया है, तो हम यदि ए में ए का गुणा कर देंगे, ए में ए का गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर आ गया। अब देखिए ए स्क्वायर आ गया, तो अब हम ए में ए स्क्वायर का गुणा कर देंगे तो हमारा ए क्यू आ जाएगा। तो ए क्यू आएगा तो यही सिद्ध हो जाएगा, और ए क्यू आएगा तो उसमें बड़ा मान आएगा, तो बड़ा मान आएगा तो 3 sin 3 थीटा और cos 3 थीटा के फार्मूले पर लाएंगे तो ये हमारा ए क्यू वाला ये अवयव हमारा बन जाएगा। तो तीसरा प्रश्न अवयव से 2 अंक में ये भी पूछा जाता है। तो देखिए मैं इसे समझा दे रहा हूँ कि इस प्रकार करेंगे तो आप इसका आंसर आ जाएगा, और इसे मैं लेकर जाऊंगा तो बहुत लॉन्ग चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा रहा यहाँ पर प्रश्न खंड नंबर घ की पूर्णांक को 1 से 11 तक में से 2 पूर्णांक यादृच्छा चुना जाता है। मतलब कि 1 से 11 तक लगातार पूर्णांक संख्या है, उसमें से 2 पूर्णांक यादृच्छा चुना जाता है। यदि उनका योग सम है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम है। देखिए 1 से 11 तक पूर्णांक है, वो चाहे सम पूर्णांक हो, विषम पूर्णांक हो, धन पूर्णांक हो, ऋण पूर्णांक हो, अर्थात यहाँ पर धन पूर्णांक को ही कहा गया है। तो 1 से 11 तक पूर्णांक है और इसमें से 2 पूर्णांक हमें चुनाना है। तो 2 पूर्णांक चुने जाते हैं तो उनका योग सम है उनका चुना जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम है। तो इसका हमें प्रायिकता ज्ञात करना है कि वे दोनों पूर्णांक विषम है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर घ नंबर प्रश्न रहा तीसरा का खंड ग कि पूर्णांक 1 से 11 तक में से 2 पूर्णांक यादृच्छा चुना जाता है। यदि उनका योग सम है तो ये प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वे दोनों पूर्णांक विषम है। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर पूर्णांक को मानेंगे कि माना पूर्णांक हमारा इंटीजर नंबर आई बराबर हमारा 1 से 11 तक, तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा और 9 भी होगा, 10 और 11 तो इतना हमारा इंटाइजर नंबर हो गया 1 से 11 तक, 1 से 11 तक। तो चलिए इसमें से कह रहा है कि अब 2 पूर्णांक यादृच्छा चुना जाता है। देखिए बढ़िया से समझिए क्योंकि ऐसे प्रश्न 2 अंक में पूछे जाते हैं प्रायिकता से। तो इसमें से 2 पूर्णांक यादृच्छा चुना जाता है तो उनका योग सम है। यदि हम इसमें से 2 को चुनेंगे तो उनका योग हमें ऐसे 2 पूर्णांक को चुना है कि जिनका योग सम हो, विषम वाले को नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ पर 1 और 2 को लेंगे तो ये तो 1 और 2 को लेंगे और इनको जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो 3 हमारा विषम हो गया, तो इसको नहीं लेना है, केवल हमके सम को लेना है। तो 1 और 3 को लेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 4 हो गया, 4 हमारा एक सम संख्या है। तो ऐसे अंकों को चुनना है यादृच्छा। तो चलिए इसे चुन लेते हैं। तो हमारा कुल सैंपल स्पेस होगा यस से हमारा कुल सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि। तो चलिए बहुत ही बड़ा जाएगा। देखिए यहाँ पर बना लेते हैं ऐसे महिला कोष्टक। तो देखिए 1 के साथ एक बार 3 को लेंगे
एक के साथ एक बार 3 को लेंगे तो ये दोनों विषम है, विषम है, इनका इनका योग सम है। तो ऐसे पूर्णांक को लेना है जिनका योग सम हो। अब चलिए एक ये हो गया। अब एक बार एक के साथ हम 5 को लेंगे तो ये भी हमारा सम आएगा। एक बार हम एक के साथ 6 को लेंगे तो हमारा जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, जो कि विषम है, इसको नहीं लेना है। तो एक के साथ 7 को लेंगे तो ये हमारा सम आएगा। एक के साथ 8 को नहीं लेना है, 9 को लेंगे तो हमारा सम आएगा। इसी प्रकार एक के साथ 11 को लेंगे, एक के साथ 11 को तो हमारा सम आएगा। एक के साथ 11 को लेंगे और जोड़ेंगे तो 12 आएगा, जो कि सम है। तो इसी प्रकार सम में से गिनना लेना है। एक बार 2 के साथ हम 2 के साथ 4 को लेंगे तो सम आएगा, 2 के साथ 6 को लेंगे सम आएगा। तो चलिए फटाफट मैं ये सब कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर 2 को जोड़ रहा है जिसका हमें सम प्राप्त हो रहा है पूर्णांक, तो वो हमारा इतना प्राप्त हो गया। तो अब क्या कह रहा है प्रश्न, तो प्रश्न को अब देखेंगे कि कह रहा है कि तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम है, अर्थात इनमें से उन पूर्णांकों का हमें प्रायिकता ज्ञात करना है जो कि विषम है। दोनों पूर्णांक विषम है, दोनों पूर्णांक को विषम लेना है। जैसे विषम में हमारा 1 हो गया 3 हो गया, 1 हो गया 3 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया 5 हो गया, ये हमारा विषम है। इसी प्रकार 1 हो गया 7 हो गया, ये विषम है। यहाँ पर देखिए 2 हो गया और 4 हो गया, तो दोनों पूर्णांक तो इसमें सम है, तो इसे नहीं लेना है, केवल विषम को लेना है। तो चलिए गिनते हैं कि कौन कौन हमारा विषम पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ पर 1 और 3 है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये भी दोनों विषम है। अब इसमें जाएंगे तो सम ही मिलेगा। यहाँ पर जाएंगे 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये हमारा 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, और 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, और यहाँ पर 26, 27, 28, 29, 30, अर्थात हमें 30 पूर्णांक ऐसे मिले हैं जिनके दोनों पूर्णांक विषम हैं। तो चलिए, तो 30 को हमें मिले हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले सबसे पहले यहाँ पर सैंपल स्पेस कुल कगो है, ये सब कगो है, तो वो हमारा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हो जाएगा हमारा 50। कुल हमारा यहाँ पर 50 गो है, गिनेंगे आप तो 30 तक आया था यहाँ पर, और इसे गिन लेंगे आप तो ये हमारा 20 है, अर्थात 50 गो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। अब यहाँ पर जो हमें दोनों पूर्णांक विषम है उनकी संख्या अर्थात नंबर ऑफ इवेंट, इनकी घटना कितनी है, तो ये हमारा 30 गो है कि दोनों पूर्णांक विषम है। तो अब इनका प्रायिकता ज्ञात कर लेना है। तो पीई बराबर हमारा हो जाएगा एन ई अपान एन एस, एन ई अपान एन यस हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले पर रख देंगे, हमारा प्रायिकता निकल जाएगा। तो एन ई का मान हमारा है यहाँ पर 30 है, जबकि एन एस का मान 50 है। तो इसको काट देंगे तो हमारा 3/5 प्रायिकता का मान निकल जाएगा। इसका आंसर 3/5 होगा। तो देख लीजिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में ही पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस और नंबर ऑफ इवेंट का भाग कर देंगे तो हमारा प्रायिकता निकल जाएगा। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन तो ये आसान है, लेकिन इसको समझना बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इतना बड़ा हमारा सैंपल स्पेस बन रहा है, तो इसको बनाने में ही हमें कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाएंगे और हल करेंगे। तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 2 अंक में प्रायिकता से पूछे जाते हैं।